जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर किया करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। आंसर करेंगे, एक अम्ल डैश लिटमस को डैश में बदल देता है। एक अम्ल डैश लिटमस को डैश में बदल देता है। तो आप जानते हैं कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो आपका सही आंसर होगा अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो याद रखिएगा, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा अम्ल अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछे संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आपको याद रखना है कि संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि संतरा नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप जानते हैं इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। याद रखना है इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। याद रखना है टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। और आपको पता होगा खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चींटी और बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है तो चींटी और बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो याद रखना है चींटी और बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। समझ में आया? तो चींटी और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड, यानी फॉर्मिक एसिड को ही मेथनोइक एसिड कहते हैं, जानते होंगे आप लोग। तो चींटी और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर क्या होगा? एक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। अगला सवाल, अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? आपको बताना है अम्ल के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। ऑप्शन नंबर ए, ये जलीय विलयन में आयन देते हैं। अम्ल जो है जलीय विलयन में आयन देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी, वे नीले लिटमस को लाल बना देते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं। तो आपको बताना है अम्ल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला ऑप्शन देखिए, अम्ल जलीय विलयन में आयन देते हैं, बिल्कुल सही। आपको पता होगा आर्हेनियस के अनुसार ये स्टेटमेंट सही है। आप जानते हैं आर्हेनियस ने कहा है, क्या कहा? आर्हेनियस के अनुसार। तो अगर आपसे ये पूछे तो इनका नाम तो आप याद रखिएगा, आर्हेनियस। आर्हेनियस ने कहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। समझ में आया? ठीक है, नीचे लिख देंगे हम इसको। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि अम्ल जो है जलीय विलयन में आयन देते हैं। दूसरा है अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये किसने कहा? तो अगर आपसे पूछेगा किसने कहा तो याद रखना हम्फ्री डेवी ने कहा। ठीक है, पूछता है एग्जाम में कि अधिकांश अम्ल जो होता है उसमें हाइड्रोजन होता है, किसने कहा? तो याद रखेंगे हम्फ्री डेवी ने कहा। हम्फ्री डेवी ने कहा, याद रखिएगा हम्फ्री डेवी ने कहा पहली बार कि अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है। हम्फ्री डेवी के बारे में आप जानते हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने ही सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। ठीक है, तो अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, किसने कहा? तो हम्फ्री डेवी ने कहा कि अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इसके अलावा है
कि अम्ल नीले लिटमस को लाल बना देते हैं, बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट सही है कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल बना देता है। लेकिन चौथा ऑप्शन देखिए गलत है, और पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि अम्ल जो होता है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि गलत है। आप जानते हैं कि अच्छा और प्रबल अम्ल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। समझ में आया? अच्छे और प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। अब थोड़ा अच्छे से समझिए, अगर आपसे पूछता है, ठीक है, अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, याद रखना है, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। पहला सवाल तो ये था कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन देता है, किसने बताया? ठीक है, आप बताएं, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, किसने बताया? अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यह किसने बताया? तो आर्हेनियस ने बताया। ठीक है, तो यह कथन किसका है पूछेगा, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, किसने बताया? आर्हेनियस। ठीक है, आर्हेनियस का कथन है, ठीक है, आर्हेनियस का स्टेटमेंट है, आर्हेनियस ने कहा, ठीक है, आर्हेनियस ने कहा कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, मतलब H+ आयन देता है। जैसे अब इसी को हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये HCl है, तो HCl जब जल से अभिक्रिया करेगा, H2O से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ठीक है, मतलब जल में जब ये घुलेगा तो क्या बनाएगा? H+ और Cl- बनाएगा। समझ में आया? यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जल में मिलेगा तो क्या बनाएगा? H+ आयन देगा। समझ में आया? तो याद रखना है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देता है। तो पहला तो ये चीज हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? दूसरा है अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल सही, याद रखिएगा, हम्फी डेवी ने कहा कि अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है। जैसे HCl में देखिए हाइड्रोजन है, आप देखिए H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी देखिए हाइड्रोजन है। समझ में आया? HNO3 आप देखिए, इसमें भी हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा है? तो अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, किसने कहा? तो हम्फी डेवी ने कहा कि अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है। और ये स्टेटमेंट आप जानते हैं कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। ठीक है, अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज को भी लाल करता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये स्टेटमेंट जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, क्योंकि गलत लिखा है। आपको याद रखना है कि अच्छे और प्रबल अम्ल जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। अच्छे और प्रबल अम्ल, अच्छे और प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, अच्छे और प्रबल अम्ल क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, ये आपको याद रखना है, जो कि इसमें गलत लिखा हुआ था। ठीक है, तो अच्छे और प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो अच्छे और प्रबल अम्ल क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान शून्य के सबसे करीब है? आपको पूछ रहा है कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सा ऐसा एसिड है जिसका पीएच मान, या कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका पीएच मान शून्य के सबसे करीब है। तो आपको बताना है किस पदार्थ का पीएच मान शून्य के सबसे करीब है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान शून्य के करीब होता है, ये बहुत प्रबल होता है, ये प्रबल होता है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर आपसे पूछे हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस प्रकार का अम्ल है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान जो होता है शून्य के सबसे करीब होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान शून्य के करीब होता है, याद रखेंगे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनेगा? आपको पता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग कहाँ होता है? अम्लराज बनाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग होता है। तो आपसे पूछेगा अम्लराज या एक्वा रेजिया किससे बनता है? अम्लराज या एक्वा रेजिया किससे बनता है? तो आपको बताना है अम्लराज या एक्वा रेजिया किससे बनता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप जानते हैं 3 भाग HCl, याद रखना है 3 भाग HCl यानी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग HNO3, ठीक है, यानी नाइट्रिक अम्ल मिलाने पे क्या बनता है? एक्वा रेजिया बनता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि एक्वा रेजिया किससे बनता है? तो एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बनता है। तो आपसे फिर पूछेगा कि एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाते हैं? तो एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 भाग और नाइट्रिक एसिड के 1 भाग को मिलाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण एक्वा रेजिया या अम्लराज कहलाता है। अब इसका काम क्या होता है? ये सोना को घुलाता है। तो अगर आपसे पूछे
ठीक है, तो याद रखना है सोना को गला सकता है, सोना और प्लेटिनम को गला सकता है। ठीक है, सोना और प्लेटिनम, ठीक है, सोना और प्लेटिनम को घुला सकता है या गला सकता है। ठीक है, घुला देता है, तो सोना और प्लेटिनम को घुला देता है अम्लराज या एक्वारेजिया, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें हम देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल हुआ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसका पीएच मान 0 के करीब होता है, याद रखेंगे। अब इसका यूज़ भी बहुत सारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। आप जानते हैं खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है, खाना पचाने में, पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, तो खाना पचाने में हेल्प करता है, खाना पचाने में भी हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में होता है और यह खाना पचाने में हेल्प करता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एसिड को आप याद रखिए जो एग्जाम में पूछेगा, जिसका उपयोग आपसे पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछ सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्या क्या होता है। तो आप जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण एसिड है। और सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग आप जानते हैं संचायक बैटरी में होता है। ठीक है, सीसा संचायक बैटरी में किसका उपयोग होता है, तो याद रखना है सीसा संचायक बैटरी। लेड संचायक बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है, तो याद रखना है लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो याद रखना है लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है फॉर्मिक एसिड का उपयोग कहाँ होता है। फॉर्मिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है फॉर्मिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, बताएंगे फॉर्मिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, तो याद रखिएगा फलों को संरक्षित रखने में। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि फलों को संरक्षित रखने के लिए, फलों को संरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फलों को संरक्षित रखने के लिए, फलों को संरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। चींटी और बिच्छू के डंक में भी फॉर्मिक एसिड होता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि, आपसे पूछता है कि कपड़ों, आपसे पूछेगा कपड़ों में जो धब्बा होता है स्याही का, उसको हटाने के लिए किस एसिड का उपयोग किया जाता है। तो आप आंसर करेंगे कपड़ों में लगे स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ों में लगे स्याही के धब्बे को हटाने के लिए। ठीक है, आंसर करें कपड़ों में लगे स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े में लगे स्याही के धब्बे को हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल होता है, याद रखना है। ठीक है, किसका इस्तेमाल होता है, ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कपड़े में लगे धब्बे को हटाने के लिए, कपड़े में लगे स्याही के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा कपड़े में लगे स्याही के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे पूछे खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए किस एसिड का उपयोग किया जाता है, तो बताएंगे, बहुत पूछता है ये सब सवाल। खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल। ठीक है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने में, यानी खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया, तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। और कपड़ों पर स्याही के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। फलों को संरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। सिरका बनाने में एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, पता होगा सिरका बनाने में एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। आप जानते हैं अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो किस पदार्थ का पीएच मान 0 के सबसे करीब है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका पीएच मान 0 के सबसे करीब होता है, याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर करें ताकि और बच्चे क्लास में आ सकें। अगला सवाल, मानव शरीर के किस पीएच सीमा के भीतर, मानव शरीर जो है वो किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है। यानी आपको बताना है कि हमारा जो शरीर है उसका पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि पीएच मूल्य एक ऐसी संख्या है जो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। पीएच सीमा क्या होता है, पीएच रेंज क्या होता है, तो आप जानते हैं कि अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है। पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को बताने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाने के लिए, ठीक है, पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाने के लिए
पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। सभी को पता होगा कि पीएच स्केल का उपयोग पदार्थों की अम्लीयता या क्षारीयता दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ से याद रखना है पीएच का जो मान होता है, याद रखना है पीएच का मान जो होता है हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक के बराबर होता है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच बराबर लॉग 1/H+ आयन। पीएच बराबर क्या होता है? लॉग 1/H+ आयन होता है। तो याद रखना है पीएच बराबर लॉग 1/H+ आयन होता है, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि पीएच बराबर माइनस लॉग H+ आयन। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है कि पीएच का मान कितना होता है। तो पीएच बराबर लॉग 1/H+ आयन, या फिर इसको हम लिख सकते हैं पीएच बराबर माइनस लॉग H+ आयन। और अम्ल आपको पता हो गया कि अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है। ठीक है, अब ये समझ में आया। अब आपको पता होगा पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, पीएच रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, आपको पता होगा। सिंपल सा सवाल है। तो पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। याद रखना है पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। याद रखना है पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। ठीक है, पीएच मान 0 से 14 के बीच में होता है, याद रखिएगा। और जिन विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है। ठीक है, तो पीएच सीमा अगर 7 से कम होगा तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। पीएच सीमा 7 से कम होगा तो वो क्या होगा? एसिड होगा। पीएच सीमा 7 से कम होगा तो एसिड होगा। पीएच सीमा 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षार होगा। और 7 होगा तो उदासीन होगा, है ना? सभी को पता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा जिन विलयनों के पीएच का मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। जिन विलयनों के पीएच का मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं। और जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब इस सवाल का आंसर हम लोग देखते हैं। तो मानव शरीर का जो पीएच सीमा होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7 से लेके 7.8। 7 से लेके 7.8, तो आपका आंसर हो गया मानव शरीर 7 से लेके 7.8 पीएच सीमा के भीतर काम करता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग 7 से 7.8 तक की होती है, याद रखिएगा। और अगर थोड़ा सा भी ये ज़्यादा बढ़ गया तो आदमी को फिर नुकसान होता है। तो हमारे शरीर में पीएच वैल्यू कितना होता है? तो याद रखिएगा हमारे शरीर का जो पीएच सीमा है वो 7 से लेके 7.8 के बीच में होता है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। अब यहाँ से और भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। आपसे पूछता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में कि एसिड रेन में पीएच कितना होता है। तो आपको बताना है एसिड रेन में पीएच कितना होता है। एसिड रेन यानी जब वर्षा का जल का जो पीएच मान है 5.5 से कम हो जाए, ठीक है, या 5.6 से कम हो जाए। तो ये आपको याद रखना है जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में अम्लीय वर्षा कहलाएगा। तो याद रखना है जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस प्रकार के जल को क्या कहा जाता है? वर्षा जल, एसिड रेन कहा जाता है। तो याद रखिएगा जब वर्षा के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। और जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो पानी का पीएच कम हो जाता है और वह अम्लीय हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है पहली बात कि एसिड रेन क्या होता है। तो जब वर्षा की पीएच का मान 5.6 से कम होता है तो वह एसिड रेन होता है। ठीक है, अगर आपसे फिर पूछे एक सवाल दांत का क्षय बहुत ज़्यादा पूछता है कि दंत क्षय कितना पीएच हो जाएगा तो दंत क्षय शुरू हो जाता है। दांत का पीएच मान यानी मुंह का पीएच मान कितना हो जाएगा तो दांत क्षय शुरू हो जाता है, दांत झड़ने शुरू हो जाता है। तो याद रखना है कि अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, ठीक है, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांत झड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय शुरू हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांत झड़ना शुरू हो जाता है। आपको पता होगा कि दांत का इनेमल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, आपको पता होगा। तो दांत का इनेमल जो है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। दांत का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। और जब हम अलग अलग प्रकार का खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए मुंह का पीएच मान अगर बढ़ जाता है, यानी मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, यानी एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है मुंह में, तो याद रखना है अगर मुंह के पीएच मान 5.5 से कम हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में दांत झड़ना या दांत क्षय होना शुरू हो जाता है। ठीक है,
समझ में आया? क्योंकि हमारा जब 5.5 से कम होगा इसका मतलब एसिडिटी बढ़ेगा, एसिडिक वैल्यू उसका ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो जब भी मुंह में एसिडिटी बढ़ेगा यानी बोल सकते हैं कि मुंह में अम्लीयता बढ़ेगा। ठीक है, यानी पीएच मान 5.5 से कम होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, दांत झड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि ये घटता है, आपको पता होगा ना, ये 7 है। ठीक है, और ये मान लीजिए 0 है, तो जब हम 7 से नीचे आएंगे ना तो अम्लीयता बढ़ेगा। 7 से नीचे आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा, आपको पता होगा। अम्लीयता बढ़ेगा कब, जब 7 से नीचे आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे अगर मान लीजिए दो वस्तु है, जैसे हम लोग देखते हैं दो वस्तु, ठीक है, मान लीजिए ये नींबू है, ठीक है, और नींबू का पीएच मान कितना होता है आपको पता होगा, 2.2 से 2.4 होता है नींबू का पीएच मान। समझना है इस चीज़ कि नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है। ठीक है, और एक चीज़ और हम लोग ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बोलेगा दोनों में इसका पीएच मान लगभग शून्य होता है, लगभग शून्य होता है। ठीक है, अब आपको बोलेगा दोनों में ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो आप आंसर अगर इसको करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ज़्यादा एसिडिटी कौन होगा, तो HCl जो होगा ज़्यादा एसिडिक होगा, HCl ज़्यादा अम्लीय होगा। समझ में आया? यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 7 से 0 की तरफ जाने पर, पीएच का मान 7 से 0 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अगर दांत का पीएच मान, याद रखना है, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो दांत झड़ने लगेगा। इसका मतलब मुंह में अगर अम्लीयता बढ़ेगा तो दांत झड़ना शुरू हो जाएगा। आया समझ में? और हम लोग जो दंत मंजन यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय गुण होता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कि दंत मंजन में क्या होता है, क्षारीय गुण होता है। समझ में आ रहा है? दंत मंजन में क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय गुण होता है, और हमारे मुंह में अम्लीय गुण होता है, तो दोनों मिलके क्या होता है, उदासीन बनाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे मानव शरीर का जो पीएच सीमा होता है वो 7 से लेके 7.8 के बीच में होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है, आपको बताना है मेटल ऑक्साइड्स आर इन नेचर। धातु का ऑक्साइड किस स्वरूप का होता है, धातु का ऑक्साइड किस स्वरूप का होता है आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि धातु का ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है। ठीक है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है, याद रखेंगे। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, और क्षार के बारे में आपको पता होगा कि क्षार क्या करता है, क्षार का प्रॉपर्टीज आपको पता होगा। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करता है, क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करता है। तो याद रखना है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। ये तो सिंपल सभी को पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या बनता है, मिथाइल ऑरेंज को क्या करता है, पूछेगा कि क्षार मिथाइल ऑरेंज के कलर को क्या करता है। तो क्षार जो है मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। समझ में आया? ये याद रखना है, क्षार मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। तो याद रखिएगा, क्षार जो है मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो क्षार लाल लिटमस को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछेगा फिनोप्थेफिलिन को गुलाबी रंग करता है कौन, तो याद रखना है फिनोप्थेफिलिन को गुलाबी रंग प्रदान करता है क्षार। क्षार जो होता है फिनोप्थेफिलिन को गुलाबी रंग प्रदान करता है क्षार, याद रखिएगा। ठीक है, और क्षार का एग्जाम्पल पूछेगा तो आपको क्षार का एग्जाम्पल बहुत सारा है। जैसे आप जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या एक क्षार है। कास्टिक सोडा NaOH, ये क्या है, ये भी क्षार है। इसके अलावा हम लोग पोटास हाइड्रोक्साइड देख सकते हैं, पोटास हाइड्रोक्साइड यानी KOH को बोलते हैं पोटास हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये भी क्षार है। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये भी क्षार है। ठीक है, ये सब क्षारीय प्रकृति का होता है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि CaO मतलब कास्टिक सोडा, ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का है। NaOH मतलब कास्टिक सोडा। ठीक है, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। NaOH मतलब कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है। CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है। MgOH यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, OH आ गया तो क्या हुआ, क्षारीय हुआ कि नहीं हुआ, OH आ गया तो क्षारीय हो गया, और जहाँ पे H+ रहेगा वो अम्ल होगा। तो सिंपल सा चीज़ है। तो क्षारीय
कैसे पता चलेगा कोई भी वो क्षार है कि अम्ल है? तो आपको पता है आर्हेनियस ने कहा है, आर्हेनियस ने कहा है कि भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षार जो होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी OH माइनस आयन देता है। क्षार जो होता है OH माइनस आयन देता है, तो जहाँ पे भी OH माइनस आयन आएगा वो आपका क्षार हो जाएगा, ठीक है। और अम्ल क्या होगा? जिसमें H प्लस आयन आएगा, ठीक है। तो बस सिंपल सा इसके थ्रू हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। समझ में आया? तो अम्ल जो होता है जल में H प्लस आयन देता है और क्षार जो होता है जल में OH माइनस आयन देता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। तो धातु का ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है? धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखिएगा। समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो आपको बताना है पानी का पीएच मान कितना होता है। फटाफट आप आंसर कीजिएगा। पानी का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है। याद रखना है नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4, नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4। सिरका का पीएच मान 2.4 से, सिरका का पीएच मान 2.4 से 3.4, सिरका का पीएच मान 2.4 से 3.4 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा दूध का पीएच मान कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूध का पीएच मान होता है 6.4, दूध का पीएच मान 6.4। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4, ब्लड का पीएच मान 7.4। तो आराम से याद हो जाएगा, दूध का पीएच मान 6.4 और ब्लड का पीएच मान 7.4। और पानी का पीएच मान पूछेगा तो 7, क्योंकि पानी जो होता है उदासीन होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आया? तो याद रखिएगा दूध का पीएच मान 6.4, मानव रक्त का पीएच मान 7.4, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान याद रखना है 7 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे समुद्री जल का पीएच मान, तो समुद्री जल जो होता है क्षारीय होता है, समुद्री जल का पीएच मान होता है 7.4, ठीक है, 8.4। समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? 8.4 होता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये हल्का क्षारीय होता है समुद्री जल भी। तो याद रखिएगा दूध का पीएच मान 6.4, ब्लड का पीएच मान 7.4, समुद्री जल का पीएच मान 8.4, पानी का पीएच मान 7, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। तो पानी का पीएच मान कितना हो गया? 7 हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका उदाहरण आपको बता ही दिए, अम्ल का उदाहरण कौन कौन सा होगा। अगर एसिड का एग्जाम्पल पूछेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। अम्ल को पहचानना बहुत आसान है, ठीक है। और क्षार को पहचानने के लिए क्या बताएं? जिसका फॉर्मूला में OH आएगा वो आपका क्षार हो जाएगा, ठीक है। जिसके भी फॉर्मूला में OH आएगा आप समझ जाइएगा वो क्षार होता है, ठीक है। अगला सवाल, लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है लेड संचायक बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल सा सवाल है, आप जानते हैं लेड संचायक बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, आंसर करेंगे। लेड संचायक बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है लेड संचायक बैटरी में, याद रखेंगे। लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का उपयोग किया जाता है। H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है, केमिकल किंग कहा जाता है। तो याद रखना है कि, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, केमिकल। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? केमिकल किंग कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को केमिकल किंग कहा जाता है। या रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो याद रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा या केमिकल किंग कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लेड संचायक बैटरी में होता है, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लेड संचायक बैटरी में होता है। और एक और बहुत अच्छा सवाल पूछता है, आपसे पूछेगा ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। समझ में आया? ऑयल ऑफ विट्रियोल या कशिश का तेल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल या कशिश का तेल कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ऑयल ऑफ विट्रियोल या कशिश का तेल किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल या कशिश का तेल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को संपर्क विधि द्वारा बनाया जा सकता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड को लेड कक्ष विधि यानी लेड चैम्बर प्रोसेस के द्वारा भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लेड संचायक बैटरी में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने के लिए हम लोग संपर्क विधि या फिर लेड चैम्बर प्रोसेस का उपयोग करते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो गया? लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। अब यहाँ से कुछ क्षार का इंपॉर्टेंट उपयोग आप याद रख लीजिएगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं अभी क्षार कौन कौन सा है, जैसे आपको याद रखना है CaOH2। CaOH2 क्या है? क्षार है। इसको कहा क्या जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो फॉर्मूला भी पूछ सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
याद रखना है CaOH2 को कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका उपयोग क्या होता है आपको पता है, ये क्या है, एक क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक क्षार है, आपको याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। अब इसका उपयोग क्या होता है, घरों में चूना पोतने में, है ना, घरों में चूना पोतने में इसका उपयोग होता है। मिट्टी की अम्लता दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग होता है, मिट्टी की अम्लता दूर करने में, ठीक है, मिट्टी की अम्लता दूर करने में। बाकी आपको पता है घर में चूना पोतने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, मिट्टी की अम्लता दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। इसके अलावा कास्टिक सोडा पूछेगा, NaOH आपसे पूछेगा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो आपको याद रखना है NaOH को ही कास्टिक सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा, ठीक है। क्या कहा जाता है, फिर से लिख दे रहे नीचे, NaOH को क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है। याद रखना है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग होता है साबुन बनाने में, ठीक है, साबुन बनाने में। तो याद रखना है साबुन बनाने में NaOH का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, साबुन बनाने में NaOH यानी कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे, ठीक है। KOH मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका उपयोग मुलायम साबुन बनाने में होता है। तो याद रखना है मुलायम साबुन बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, मुलायम साबुन बनाने में, मुलायम साबुन बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, ठीक है, मुलायम साबुन बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, याद रखना है, ठीक है। मुलायम साबुन बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। CaO क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, आपको पता है। और इसका उपयोग हम लोग जानते हैं कि मकान बनाने में गारे के रूप में भी करते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और याद रखना है क्षार का यूज़ MgOH2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेट की अम्लता दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपसे पूछेगा पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो पेट की अम्लता दूर करने में MgOH2 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पेट की अम्लता दूर करने के लिए MgOH2 का इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया, पूछेगा एग्जाम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रकृति कैसा होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लता को दूर करता है, इसका मतलब ये क्षार होगा, और इसका फार्मूला में OH है, तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्षार है, ठीक है। समझ में आया, तो ये सब आपको याद रखना है। तो इस सवाल का आंसर हो गया लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है। आपको बताना है किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करेंगे निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है। तो आप सभी जानते हैं कि टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, टंगस्टन, ठीक है। तो याद रखना है टंगस्टन का सिंबल होता है W, टंगस्टन का सिंबल होता है W, और टंगस्टन धातु है और इसका गलनांक कितना होता है, सबसे अधिक 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये क्या है, गलनांक है। तो याद रखना है टंगस्टन का संकेत W होता है, टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का उपयोग कहाँ होता है, तो बिजली के बल्ब में टंगस्टन का उपयोग होता है, फिलामेंट में, है ना, बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग, बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग होता है, तो बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि टंगस्टन एक धातु है, इसका गलनांक सबसे अधिक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका सिंबल W होता है और यह बल्ब के फिलामेंट में उपयोगी होता है। अब यहाँ से और सवाल क्या क्या आपका बनेगा ये समझ में आया। बाकी आप देखिए प्लेटिनम, प्लेटिनम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटिनम को क्या कहा जाता है, वाइट गोल्ड कहा जाता है। पूछेगा वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो वाइट गोल्ड कहा जाता है, सफ़ेद सोना कहा जाता है। पूछेगा सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक भी कहा जाता है, प्लेटिनम को एडम्स कैटलिस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेटिनम को एडम्स कैटलिस्ट कहा जाता है, ठीक है, प्लेटिनम को एडम्स कैटालिस्ट कहा जाता है, एडम उत्प्रेरक भी कहा जाता है। तो प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, प्लेटिनम को एडम्स उत्प्रेरक कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ लिखा है सोना, सोना के बारे में आपको पता है कि सोना, आपको पता होगा कि प्रकृति में सोना जो है मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों रूप में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे तन्य धातु कौन सा है, तो आपको पता होगा सोना जो है बहुत ज़्यादा तन्य होता है, सोना जो है सबसे आघातवर्धनीय धातु होता है,
ठीक है, सोना जो है तन्य भी होता है और साथ ही साथ सबसे आघातवर्धी धातु होता है। सबसे आघातवर्धी धातु कौन सा होता है, याद रखना है, सोना सबसे आघातवर्धी धातु है। सोना जो है सबसे आघातवर्धी धातु है। ठीक है, तो सबसे आघातवर्धी धातु है सोना, याद रखिएगा। और सोना जो है भारी धातु है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि सोना क्या है, भारी धातु है। सोना जो है एक भारी धातु है, याद रखना है, सोना भारी धातु है और यह सबसे आघातवर्धी धातु है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको पता होगा सोना के बारे में पूछेगा, सोना का निष्कर्षण कहाँ से होता है, तो सोना का निष्कर्षण मुख्यतः कैलावेराइट से होता है। सोना का निष्कर्षण मुख्यतः कैलावेराइट से होता है। सोना जो है सबसे आघातवर्धी धातु है और सोना भारी धातु में आता है, याद रखेंगे। और सोना क्या होता है, काफ़ी मुलायम होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट धातु होता है। पूछेगा शुद्ध सोना क्या होता है, सॉफ्ट होता है। शुद्ध सोना सॉफ्ट मेटल होता है। ठीक है, तो शुद्ध सोना इतना मुलायम होता है कि अगर हम इससे आभूषण बनाएंगे तो आभूषण आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए शुद्ध सोना को कठोर बनाने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, बताइए आप। ठीक है, तो आप जानते हैं शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना याद रखना है कि शुद्ध सोना जो होता है 22 कैरेट का होता है या 24 कैरेट का होता है, बताइए। शुद्ध सोना 22 कैरेट का होता है। ठीक है, तो 22 कैरेट का हुआ, तो शुद्ध सोना जो है 22 कैरेट का हुआ या 24 कैरेट का हुआ, बताइए। तो शुद्ध सोना याद रखना है कि स्वर्ण की शुद्धता को हम लोग कैरेट में मापते हैं और 100% जो सोना होता है वो जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है और सोना की शुद्धता को हम लोग कैरेट से मापते हैं। किससे मापते हैं, सोना की शुद्धता को हम लोग कैरेट से मापते हैं। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन ये काफ़ी मुलायम होता है। ठीक है, तो याद रखना है, पूछेगा 24 कैरेट का सोना काफ़ी मुलायम होता है, तो याद रखना है शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है और ये काफ़ी मुलायम होता है। इसलिए इसको मजबूत बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 22 कैरेट का सोना, ठीक है, 22 कैरेट सोना और 2 कैरेट क्या मिलाते हैं और आभूषण बनाते हैं, बता दीजिए। 22 कैरेट सोना और 2 कैरेट किसका इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों के द्वारा क्या बनता है, आभूषण बनता है। तो अगर आपसे पूछे आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट सोना का यूज़ किया जाता है, तो आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोना का इस्तेमाल किया जाता है और याद रखना है 2 भाग जो है तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 22 कैरेट सोना और 2 भाग तांबा का इस्तेमाल किया जाता है आभूषण बनाने में। ठीक है, तो स्वर्ण की शुद्धता कैरेट से मापा जाता है। 100% शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। ठीक है, तो 100% प्योर गोल्ड क्या होगा, फिर से हम बता दे रहे हैं, 100% प्योर गोल्ड क्या होता है, 100% प्योर गोल्ड जो होगा ज़्यादा वाला होगा तो 24 कैरेट का होगा। 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन ये काफ़ी मुलायम होता है, इसलिए इसको मजबूती प्रदान करने के लिए 22 भाग सोना और 2 भाग तांबा मिलाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो सोना के बारे में याद रखिएगा। और आपसे कभी कभी ये भी पूछता है कौन सा ऐसा सोना है जिसे बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है या झूठा सोना कहा जाता है। झूठा सोना किसे कहा जाता है, आपको पता है, आयरन पायराइट्स को झूठा सोना कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, FeS2 इसका फॉर्मूला होता है, आयरन पायराइट को झूठा सोना कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा झूठा सोना किसे कहा जाता है, आयरन पायराइट को झूठा सोना कहा जाता है। ये बस देखने में सोना की तरह होता है, लेकिन एक्चुअल में ये लोहा होता है। आप देख रहे हैं आयरन पायराइट है ना, तो याद रखना है आयरन पायराइट्स। तो याद रखिएगा झूठा सोना किसे कहा जाता है, तो आयरन पायराइट्स को झूठा सोना कहा जाता है। आयरन पायराइट्स का फॉर्मूला FeS2 होता है। ठीक है, तो आयरन पायराइट को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, याद रखेंगे। अब बाकी एक और ऑप्शन है तांबा, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तांबा का उपयोग आप जानते हैं मिश्र धातु बनाने में होता है। पीतल किसका मिश्र धातु है, आपसे पूछेगा पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। आप जानते हैं पीताजी, तांबा और जस्ता, पीताजी, ट्रिक पता है आपको, पीताजी, पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया और जौ से जस्ता हो गया। ठीक है, तो पीताजी, ये ट्रिक है, आपको पता होगा, पीताजी। ठीक है, पी से पीतल, तौ से तांबा, जौ से जस्ता। तो पीतल किसका मिश्र धातु है, पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तांबा होता है 70% और जिंक होता है 30%। ठीक है, तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, याद रखना है, पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जानते होंगे कांसा, कांसा भी पूछता है किसका मिश्र धातु है, तो कांसा जो होता है ये भी कॉपर का मिश्र धातु होता है, कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। कांसा जो होता है कॉपर प्लस टीन का मिश्र धातु होता है, टीन को SN से लिखते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कांसा जो है कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है, कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे जर्मन सिल्वर, पूछेगा कौन सा ऐसा सिल्वर है जिसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ नाम का ये सिल्वर है,
लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है, जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो याद रखना है जर्मन सिल्वर में चांदी कितना पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि जर्मन सिल्वर में चांदी कितना पाया जाता है, 0% पूछेगा। इनमें से किस में चांदी नहीं पाया जाता है, तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है पता है, याद रखिएगा जर्मनी एक देश है, आप जानते हैं ना, तो जर्मनी देश के नाम पे एक चांदी है ना, उसमें चांदी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में चांदी 0% होता है, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में मेनली कॉपर, जिंक और निकेल पाया जाता है। तो जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है, याद रखना है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है, Na से निकेल होता है ना, तो याद रखिएगा जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना सवाल आप याद रखिएगा। और गन मेटल भी कभी कभी पूछता है, गन मेटल, तो गन मेटल किसका मिश्र धातु है पता है आपको, गन मेटल किसका मिश्र धातु है, तो गन मेटल कॉपर, टीन, टीन को एसन से लिखते हैं, और जिंक। तो गन मेटल जो है कॉपर, टीन और जिंक का मिश्र धातु है, कॉपर, टीन और जिंक का मिश्र धातु है गन मेटल, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है, तो टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर देंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है, आपको बताना है इनमें से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को बताता है। तो आप जानते हैं अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। तो याद रखेंगे न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। ठीक है, और पता होगा कि अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सजाया जाता है तो कहीं से भी शुरू करने पर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण जो होते हैं वो पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं। तो याद रखिएगा अष्टक ने न्यूलैंड का नियम दिया था और उन्होंने कहा था कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सजाया जाए और कहीं से भी शुरू किया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व का जो गुण होता है वो पहले तत्व के गुण के समान होता है, ऐसा कहा था न्यूलैंड ने। लेकिन ये फ्लॉप हो गया, क्योंकि आपको पता होगा कि न्यूलैंड के समय में केवल 56 तत्व ज्ञात था। न्यूलैंड के समय में केवल 56 तत्व ज्ञात था। ठीक है, न्यूलैंड को केवल 56 तत्व ज्ञात थे। तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि न्यूलैंड के समय में कितना तत्व था, तो न्यूलैंड के समय में केवल 56 तत्व ज्ञात थे, याद रखिएगा। तो न्यूलैंड को केवल 56 तत्व के बारे में पता था। और अष्टक नियम जो होता है वो कैल्शियम तक ही लागू होता है, कैल्शियम तक ही लागू होता है। ठीक है, तो अष्टक नियम क्या हो गया, समझ में आया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहीं से भी शुरू करने पर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के बराबर होते हैं, जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। न्यूलैंड को केवल 56 तत्व ज्ञात थे, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखना है कि अष्टक नियम जो है कैल्शियम तक ही फॉलो करता है। ठीक है, अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू होता है, Ca मतलब कैल्शियम, अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू होता है। ठीक है, और इसमें भी इसका अपवाद है, कौन सा अपवाद है यहाँ पे, तो बोरोन जो है याद रखना है अष्टक नियम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया। तो आपसे पूछा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है, तो बोरोन जो है अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बोरोन अष्टक नियम का अपवाद है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है, आपको बताना है धातु नहीं है। आप जान रहे हैं ये भी धातु है, ये भी धातु, ये भी धातु है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सेलेनियम। सेलेनियम क्या है, नन मेटल है। सेलेनियम क्या है, नन मेटल है, याद रखना है सेलेनियम क्या है, नन मेटल है। ठीक है, सेलेनियम अधातु है और सेलेनियम एक प्रकार का खनिज भी होता है। ठीक है, एक प्रकार का खनिज भी होता है, तो याद रखना है सेलेनियम मिट्टी में पाए जाने वाला एक प्रकार का खनिज भी होता है। हमारे शरीर में भी इसका आवश्यकता होता है बहुत कम मात्रा में। ठीक है, तो सेलेनियम एक प्रकार का खनिज होता है। सेलेनियम जो है अधातु होता है, नॉन मेटल होता है, याद रखिएगा। और शरीर में आयोडीन को कंट्रोल करने का काम सेलेनियम के द्वारा होता है। ठीक है, तो सेलेनियम शरीर में आयोडीन को कंट्रोल करता है। सेलेनियम एक प्रकार का खनिज है, सेलेनियम अधातु है, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग। अगला सवाल, प्रथम अभिज्ञेय आवर्त सारणी किसने प्रकाशित की, आपको बताना है पहला पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो सभी को पता होगा कि पीरियोडिक टेबल किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो आंसर क्या होगा, दिमित्री मेंडलीफ। तो याद रखिएगा दिमित्री मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण
का निर्माण किया था? तो आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो दमित्री मेंडलीफ ने पहली बार आवर्त सारणी का निर्माण किया था। याद रखेंगे, तो आपसे पूछेगा तो आप याद रखिएगा आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ठीक है, दमित्री मेंडलीफ को क्या कहा जाता है? नीचे लिखते हैं। याद रखना है आवर्त सारणी का जनक अगर आपसे पूछे, आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का जनक किनको कहा जाता है? तो मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि मेंडलीफ के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाया गया था उसमें कुछ गलतियां भी थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे आवर्त सारणी का जनक तो मेंडलीफ, लेकिन अगर आपसे पूछे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक तो आप आंसर क्या करेंगे? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले। समझ में आया? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किनको कहा जाता है? तो मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को कहा जाता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी का निर्माण किया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी। ठीक है, लेकिन मोसले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया ये उन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर किया। सभी को पता होगा ये चीज़, तो याद रखना है मोसले को परमाणु संख्या का जनक भी कहा जाता है। परमाणु संख्या किनकी देन है? तो परमाणु संख्या जो है मोसले के द्वारा ही दिया गया ना, तो परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले के द्वारा दिया गया। मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है और आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संख्या के बारे में किसने बताया? मोसले ने बताया। याद रखेंगे। ठीक है, और मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था वो द्रव्यमान संख्या के आधार पर था। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां पे आपका आंसर हो गया कि प्रथम अभिज्ञेय आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो दमित्री मेंडलीफ ने पहली बार आवर्त सारणी का निर्माण किया था। याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS-NP आवर्त सारणी के कौन से तत्व समूह के अंतर्गत आता है? आपको बताना है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS-NP आवर्त सारणी के कौन से तत्व समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, एकदम सिंपल है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप मान लीजिए NS-NP में बोल रहा है। ठीक है, तो आंसर करने का कोशिश कीजिए आप। जैसे हम लोग मान लीजिए अगर ले लेते हैं बोरोन को ले लेते हैं। ठीक है, किसको ले लेते हैं? बोरोन को ले लेते हैं। तो बोरोन का कितना होता है? परमाणु संख्या 5 होता है बोरोन का, है ना। बोरोन का परमाणु संख्या 5 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 3 5 होगा। ठीक है, तो आप देखिए NS में भी आया, NP में भी आ गया। ठीक है, तो अब ये किस ग्रुप में है ये आप बता सकते हैं। तो यहां से आपको पढ़ा भी चुके हैं पहले, ये कौन सा ग्रुप में है बताइए? ऑप्शन नंबर सी होगा, 14वां ग्रुप, है ना। लेकिन यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये क्या है? 3 है, NS-NP। आपको पूछा है NS और NP, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS-NP आवर्त सारणी के किस तत्व समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि कार्बन अगर हम ले लेते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। तो पहला कक्षा में 2 हो गया, दूसरा कक्षा में 4 हो गया। तो जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये ग्रुप 14 का तत्व होगा, है ना। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखना है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS-NP आवर्त सारणी के वर्ग 14 के अंतर्गत आता है। ठीक है, वर्ग 14 के अंतर्गत आएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अब देखिए यहां से और भी देख सकते हैं, वर्ग 17 में हेलोजन है। वर्ग 17 में क्या है? हेलोजन। आपको पता होगा वर्ग 17 में क्या है? हेलोजन को रखा गया वर्ग 17 में। ठीक है, वर्ग 17 में हेलोजन को रखा गया। और वर्ग 14 को ही अगर हम लोग देखें, वर्ग 14 में किसको किसको रखा गया है, तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन है वर्ग 14 में, सॉरी कार्बन है वर्ग 14 में, कार्बन हो गया वर्ग 14 में। इसके अलावा याद रखना है सिलिकॉन है वर्ग 14 में, जर्मेनियम है वर्ग 14 में। और निकाल कैसे सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाल सकते हैं कि कौन सा तत्व किस ग्रुप में है। ठीक है, जैसे आपको निकालना है, मान लीजिए फास्फोरस, बोलेगा फास्फोरस किस समूह में है, तो फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे 2, 8, 10 और 5 15। तो ये लास्ट में 5 है इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 जोड़ देना है बस। तो इसका मतलब ये 15वां ग्रुप में होगा। तो अगर आपसे पूछेगा फास्फोरस किस ग्रुप में है, तो फास्फोरस ग्रुप 15 में है। ठीक है, ऐसे ही ना निकालते हैं। तो याद रखना है, पूछेगा फास्फोरस किस ग्रुप में है, तो फास्फोरस ग्रुप 15 में है। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS-NP आवर्त सारणी के ग्रुप 14 में है। याद रखिएगा।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है? आपको बोला है कि सबसे अधिक परमाणु संख्या किसका है, तो रुबिडियम को Rb से लिखते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना होता है बता दीजिएगा। सीजियम को C और S से लिखते हैं, इसका परमाणु संख्या आप बताइएगा। पोटेशियम को K से लिखते हैं, इसका परमाणु संख्या बताइएगा। और फ्रांसियम को Fr से लिखते हैं, इसका परमाणु संख्या बताइएगा। ठीक है, तो देखिए याद रखना है, रुबिडियम का परमाणु संख्या होता है 37, रुबिडियम का परमाणु संख्या 37, सीजियम का परमाणु संख्या 55, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है बताइए, ये बहुत आसान है। पोटेशियम का परमाणु संख्या बताइए। फ्रांसियम का परमाणु संख्या 87, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19। ठीक है, तो रुबिडियम का परमाणु संख्या 37, सीजियम का परमाणु संख्या 35, सीजियम का परमाणु संख्या 55, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और फ्रांसियम का परमाणु संख्या 87। तो यहाँ पे पूछा है सबसे अधिक परमाणु संख्या किसका है, तो फ्रांसियम का परमाणु संख्या सबसे अधिक है, फ्रांसियम का परमाणु संख्या है 87। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, रुबिडियम Rb एटॉमिक नंबर 37, सीजियम Cs एटॉमिक नंबर 55, पोटेशियम K एटॉमिक नंबर 19, फ्रांसियम Fr एटॉमिक नंबर 87 याद रखेंगे। अगला सवाल, इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? आपको बताना है इनमें से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होता है। तो आपको परमाणु त्रिज्या से रिलेटेड दो क्वेश्चन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको याद रखना है कि जब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। तो याद रखना है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है। क्या होता है, त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो याद रखना है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक तो ये कंडीशन याद रखना है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा। तो एक चीज याद रखना है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे यानी ऐसे, है ना, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। पहला ये चीज याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है कि जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, किसमें, बाएं से दाएं जाते हैं किसमें, तो याद रखना आवर्त में, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या क्या होगा बताइए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटता है। ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटता है। ऊपर से नीचे आएंगे वर्ग में तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटेगा। समझ में आया? तो इस चीज को याद रखना है। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी की किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या घटता है। तो अब इसी से आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग क्या देखें, परमाणु त्रिज्या पूछ रहा है सबसे अधिक किसका होगा, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। पढ़े ना अभी हम लोग कि ऊपर से नीचे वर्ग में आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे सबसे अधिक त्रिज्या किसका होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर कीजिए। इसका एक ट्रिक है, ध्यान दीजिए, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो बोरोन तो सबसे पहले हो गया, अगर एक ही वर्ग में आएगा तो बोरोन तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है, उसके बाद गैलियम आएगा, उसके बाद इंडियम आएगा, है ना। तो अब आपसे ये पूछेगा कि बोरोन किस ग्रुप में है, ये भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बोरोन का हमको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 है। ठीक है, तो हम जानते हैं 2 और 3, तो लास्ट में 3 आया, लास्ट में 3 है ना, और इसमें 10 जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये जो है ग्रुप 13 में आएगा। तो ये जो है ग्रुप 13 का तत्व है, ये चारों जो होगा ग्रुप 13 का तत्व होगा। समझ में आया? तो ये चारों जो है ग्रुप 13 में है। तो पहला चीज़ तो हमको ये समझ में आ गया कि ये ग्रुप 13 में है। एल्यूमिनियम भी ग्रुप 13 में है, क्योंकि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 13 होता है। तो 2 8 10 और 3 बाहर में 3 है तो 13 हो गया। तो ग्रुप 13 में ये तीनों आता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। समझ में आया? ये तीनों जो है ग्रुप 13 में आता है, तीनों जो है ग्रुप 13 में आता है, मतलब चारों ग्रुप 13 में आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, बोरोन आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 है, तो पहले ये आ गया। दूसरा आप देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है 13, तो एल्यूमिनियम का हो गया 13। गैलियम, गैलियम को कैसे लिखता है, Ga से लिखा जाता है गैलियम को, और गैलियम का परमाणु संख्या होता है 31। इंडियम को आयन से लिखा जाता है, इंडियम को कैसे लिखा जाता है, आयन से, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 49। अब आपसे पूछा है परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक किसकी होती है, तो जो परमाणु त्रिज्या, जिसका परमाणु संख्या ज़्यादा होगा वही ना परमाणु त्रिज्या बड़ा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बस समझना है आपको।
ठीक है, तो जिसका परमाणु संख्या ज़्यादा होगा उसका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? तो यहाँ से क्या याद रखना है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। और आवर्त में याद रखिएगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटेगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटेगा। इसका मतलब है कि परमाणु संख्या ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा, परमाणु त्रिज्या अधिक होगा, आकार बड़ा होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और ये किस ग्रुप में है, कैसे निकालें, तो अभी तुरंत आपको बताएं। एल्यूमिनियम का होता है 13 होता है। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 3, तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 जोड़ देना है। तो ये किस ग्रुप में है, 13वां ग्रुप में है। तो इस तरह करके हम लोग ग्रुप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको पहले ये सब पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा, इंडियम का परमाणु त्रिज्या जो है सबसे अधिक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? अब इसका भी गुण होता है, कैसे पता करेंगे कि किस तत्व का विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक है? ठीक है, तो याद रखना है इसको। आप कैसे याद रखिएगा कि ऊपर से नीचे आने पर, यानी बोल सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। इसका मतलब सबसे पहले तो हमको परमाणु संख्या याद रखना है। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है बताइए? परमाणु संख्या 7 होता है नाइट्रोजन का, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 5। इसका मतलब नाइट्रोजन जो है ग्रुप 15 में आएगा। नाइट्रोजन जो है ग्रुप 15 में आएगा। ठीक है, फास्फोरस का हम जानते हैं कितना होता है परमाणु संख्या। फास्फोरस को पी से लिखा जाता है और इसका होता है 15 होता है परमाणु संख्या। तो इसको करेंगे तो 2 8 10 और लास्ट में आएगा 5। इसका मतलब ये भी ग्रुप 15 का तत्व है। ग्रुप 15 में फास्फोरस भी ग्रुप 15 में, नाइट्रोजन भी ग्रुप 15 में। ठीक, उसके बाद आर्सेनिक। आर्सेनिक का परमाणु संख्या कितना होता है पता है आपको? 33 होता है। आर्सेनिक का परमाणु संख्या होता है 33। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब कीजिएगा तो लास्ट में बाहरी कक्षा में 5 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका मतलब ये भी ग्रुप 15 में ही होगा। ठीक है, तो ये तीनों ग्रुप 15 में है। और अभी हम लोग क्या पढ़ें कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। यानी जिसका परमाणु संख्या ज़्यादा होगा, जिसका परमाणु संख्या ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता कम होगा। आपसे पूछा क्या है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। तो आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए। अभी हम लोग क्या पढ़ें कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। और आप जानते हैं कि सबसे पहले तो नाइट्रोजन आएगा क्योंकि इसका परमाणु संख्या 7 है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, सबसे पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर फास्फोरस आएगा, पी आएगा, पी का होता है 15। उसके बाद ना आर्सेनिक आएगा, AS, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 33। तो क्या पढ़े, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, त्रिज्या घटता है। तो सबसे कम त्रिज्या तो इसी का होगा, इसका त्रिज्या कम होगा ना। ठीक है, यानी कुल मिला के यही चीज है कि जिसका परमाणु संख्या कम होगा उसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा वर्ग में। ठीक है, तो आपका यहां से आंसर क्या हो गया, नाइट्रोजन का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? अब सबसे कम गलनांक पूछा है किसका, इसका भी ट्रिक होता है। क्या ट्रिक है, बस एक चीज याद रखना है इसमें कि जो भी गैस होगा उसका गलनांक कम होगा। गैस जो होगा उसका गलनांक कम होगा और उससे भी कम गलनांक होता है जो द्रव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए, द्रव कोई है, द्रव कोई नहीं दिया है। तो उसके बाद आप चेक कीजिए गैस, मतलब पहले हम चेक करेंगे द्रव को कि कोई द्रव दिया है कि नहीं। पहले चेक करना है द्रव है, तो जो द्रव होगा वो आपका आंसर होगा। द्रव नहीं रहेगा तो उसके बाद गैस चेक करेंगे। ठीक है, तो अब द्रव तो यहाँ दिया नहीं है, गैस देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब गैस भी नहीं रहता तब फिर हम ठोस दिया रहता तो फिर ठोस में देखना पड़ता। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है, तो गैस का गलनांक यहाँ पे कम होगा, तो ऑक्सीजन का गलनांक जो होगा सबसे कम होगा, यहाँ पे याद रखेंगे। समझ में आया? पूछेगा किसका गलनांक सबसे कम है। द्रव तो ऑलरेडी द्रव के रूप में है, ये तो पहले से गला हुआ है। ठीक है, उसके बाद गैस, तो गैस भी द्रव तुरंत बन जाए, गैस से द्रव बन सकता है, मतलब जल्दी बनेगा। ठीक है, और ठोस तो बहुत टाइट होता है ना, ठोस तो बहुत सॉलिड है, तो उसको गलाने में तो टाइम लगेगा ना। समझ में आ रहा है? तो बस यही चीज़ है। तो आपको याद रखना है कि सबसे कम गलनांक पूछेगा तो याद रखना है सबसे कम गलनांक होता है द्रव का, सबसे कम गलनांक होता है लिक्विड का। सबसे कम गलनांक किसका होता है, लिक्विड का होता है। उसके बाद किसका होता है, गैस का होता है। उसके बाद होता है सॉलिड का। तो बस ऑप्शन में आपको छांट लेना है कि सॉलिड कोई है, मतलब ऑप्शन में पहले छांटना है लिक्विड, तो लिक्विड कोई नहीं है यहाँ पे। फिर आपको गैस देखना है, तो गैस ये है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से समूह 14 के किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है? अब ये जो ग्रुप 14 बोला,
कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका है। तो ग्रुप 14 में हम लोग कैसे पता करेंगे ये ग्रुप 14 का है। तो हम जानते हैं कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, तो 2 और 4, इसमें 10 जोड़ दिए, इसका मतलब 14, यानी ये ग्रुप 14 का तत्व है। ठीक है ये। इसके अलावा सिलिकन का होता है Si14, सिलिकन का परमाणु संख्या होता है 14, इसको भी कीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10, 10 और 4 14, 14 है, यानी 2 8 10, 10 4 14, इसमें भी 10 जोड़ के देखेंगे तो आएगा ग्रुप 14। समझ में आया। इसके बाद ये है जर्मेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 32, Ge32, तो इसको भी इसी तरह करेंगे तो लास्ट में इसका भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये चल जाएगा ग्रुप 14 में। समझ में आया। तो अब आपसे पूछा है ये जो तत्व दिया है 4 तत्व, इसमें बोला है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। ठीक है, यानी जिसका सबसे कम परमाणु संख्या होगा उसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा। समझ में आया। तो यहां पे हम लिख देते हैं ट्रिक क्या होगा, परमाणु संख्या कम तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा। ठीक है, परमाणु संख्या कम तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा। ठीक है, परमाणु संख्या कम तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, अधिक होगा। परमाणु संख्या कम तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए किसका परमाणु संख्या सबसे कम है, वही आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14, जर्मेनियम का परमाणु संख्या 32 और टीन का परमाणु संख्या 50। तो देख रहे हैं जिसका कम परमाणु संख्या है तो परमाणु संख्या कार्बन का सबसे कम है, तो कार्बन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा। समझ में आया। परमाणु संख्या कम तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता, याद रखिएगा, परमाणु संख्या कम तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, परमाणु संख्या तो बढ़वे करेगा ना, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन का पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो कार्बन आएगा, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो कार्बन आया सबसे पहले। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं क्या आएगा, सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 14, उसके बाद आएगा जर्मेनियम को लिखते हैं Ge से, जर्मेनियम का परमाणु संख्या 32, उसके बाद आएगा टीन को Sn से लिखते हैं और इसका परमाणु संख्या 50। तो क्या देखें, पढ़े ना कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है, तो इसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगा और सबसे अधिक किसका होगा, इसका होगा। तो आंसर क्या हो गया, सी, यानी कार्बन। ठीक है, तो याद रखना है कि जिसका परमाणु संख्या कम होगा उसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा। आया समझ में। अब नहीं समझ में आया तो आपको रेगुलर रहना होगा, क्योंकि ये सब सवाल बहुत बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक का तत्व है। एकदम आसान सवाल है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा तत्व पी ब्लॉक का तत्व है। पहले तो क्या करना है, इसका हमको परमाणु संख्या याद रखना है अच्छे से। तो परमाणु संख्या आप बताइए, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, इनमें से कौन पी ब्लॉक का तत्व है बताइए। मैग्नीशियम का होता है 12, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, कॉपर का परमाणु संख्या 29, बोरोन का परमाणु संख्या 5, यूरेनियम का परमाणु संख्या 92। ठीक है, अब बोला है पी ब्लॉक का, तो पहले तो छोटका वाला को चेक कीजिए, बोरोन को ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बोरोन का परमाणु संख्या है 5, तो अब इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 3, तो ये पी ब्लॉक में आया कि नहीं आया। एस के बाद पी ही होता है ना, तो आपका आंसर क्या हो गया, बोरोन। ठीक है, कौन सा तत्व पी ब्लॉक का तत्व है, तो आंसर क्या हो गया, बोरोन। बोरोन जो है पी ब्लॉक का तत्व है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, बोरोन जो है पी ब्लॉक का तत्व है। पूछेगा बोरोन किस ग्रुप में है, तो बोरोन जो है ग्रुप 13 का तत्व है। किसका है, ग्रुप 13 का। बोरोन जो है ग्रुप 13 का तत्व है। समझ में आया, बोरोन जो है ग्रुप 13 का तत्व है और बोरोन जो है पी ब्लॉक का तत्व है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। फिर वही चीज पूछा है। ठीक है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है, तो आपको बता ही दिए कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसका होगा, जिसका परमाणु संख्या सबसे कम होगा उसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, परमाणु संख्या देखिए एल्यूमिनियम का 13 है। और एक चीज और याद रखना, एग्जाम में जनरली जो भी ग्रुप देता है सेम ग्रुप का देता है। ठीक है, जैसे ये 13 है तो हमको इतना तो आइडिया हो गया एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 10, 10 3 13, इसका मतलब ये ग्रुप 13 का तत्व है। इसका मतलब ये ग्रुप 13 का तत्व है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे एग्जाम में जब भी देगा तो सेम ग्रुप का देता है, तो ये भी ग्रुप सेम होगा, ये भी ग्रुप सेम होगा, ये भी ग्रुप सेम होगा। या तो ग्रुप के आधार पर देगा या फिर वो आपको आवर्त के आधार पर देगा। समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, अब आपसे पूछा है कि बताना है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन है। तो जिसका परमाणु संख्या कम होगा उसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पे सबसे कम परमाणु संख्या किसका है, बोरोन का। तो 2 सेकंड भी लगेगा आपको अगर ये क्वेश्चन देगा कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है, तो आपके माइंड में बस एक ट्रिक याद रखना है, एक चीज याद रखना है कॉन्सेप्ट, कि जिसका परमाणु संख्या सबसे कम होगा उसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगा। तो बोरोन का परमाणु संख्या सबसे कम, तो बोरोन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक।
आया समझ में? तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा। ठीक है, और अगर पूछेगा इन चारों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसका है, तो याद रखना इन चारों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसका होगा, तो बता दीजिए। गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा। देखिए याद रखना है, पूछेगा किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी, तो जिसका परमाणु संख्या सबसे कम होगा उसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां से आपको क्या याद रखना, परमाणु संख्या। गैलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 31। गैलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 31 होता है, याद रखिएगा। और थैलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, एक कमेंट कर दीजिएगा, थैलियम का परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका है? बोरोन का है इन चारों में। अगला सवाल, किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है? आपको बताना इन चारों में सबसे अधिक परमाणु क्रमांक किसका है। ठीक है, लेड, लेड यानी होता है सीसा, सीसा का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपको बताना है। पता है तो बता दीजिएगा, सीसा का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सीसा यानी पीबी, लेड को पीबी से लिखते हैं, और पीबी का परमाणु क्रमांक होता है 82। पीबी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 82। यानी सीसा का परमाणु संख्या होता है 82। टीन को एसएन से लिखते हैं, पता है आपको, टीन को एसएन से लिखते हैं। और एसएन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 50 होता है। टीन का परमाणु संख्या होता है 50। जर्मेनियम का आप बता दीजिएगा, जर्मेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है बताएंगे, जर्मेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, और सिलिकॉन, सिलिकॉन ऐसा ही होता है, सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 14 होता है। सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 14 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और जर्मेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। ठीक है, ठीक है, तो पूछा है किस तत्व का परमाणु संख्या सबसे अधिक है। देख के बता दीजिए किस तत्व का सबसे अधिक परमाणु संख्या है, तो लेड का होगा, है ना। तो लेड का परमाणु संख्या 82 है। लेड को पीबी से लिखा जाता है, तो लेड या पीबी का एटॉमिक नंबर 82, टीन का एटॉमिक नंबर 50, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। तो सबसे अधिक परमाणु संख्या वाला तत्व कौन सा है, तो आपका आंसर होगा लेड। लेड, लेड जो है जिसे सीसा भी कहा जाता है, सबसे अधिक परमाणु संख्या वाला तत्व है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो आपको एक चीज समझना है कि परमाणु संख्या, आपको जितना भी इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर है उसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे सीसा का कितना है, रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, यूरेनियम का कितना है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपको याद रखने से क्या होगा, पीरियोडिक टेबल में हेल्प मिलेगा कि किस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, किस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता कम है, किसका आकार बड़ा है, किसका आकार छोटा है, उसको आप समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक परमाणु क्रमांक वाला तत्व यहां पे कौन सा है, लेड है, याद रखिएगा। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, और किसी भी सवाल में या किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगा तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, और क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय BSA, धन्यवाद।